Good morning, Namaste, Jai. Welcome back. So, guys, as in the last class, we were discussing about the new forest launch. Okay, and we discussed that the first forest law in the country was formed in 1865. Okay, and इंडिया में सबसे पहले फॉरेस्ट लॉ का फॉर्मेशन कब हुआ था? The first forest law was formed in 1865. Okay. After that, this forest law was amended twice, 1878 and then 1927. First of all, in 1878, यानी सबसे पहले जो फॉरेस्ट लॉ यानी फॉरेस्ट को लेकर कानून फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इंडिया में 1865 में बना था। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे पहले रेगुलेट करने की कोशिश की गई कि इंडिया में जो जंगल है वो कैसे उनका रेगुलेशन होगा, उनके लॉज रूल्स कैसे चलेंगे, वो सारी बातें उसमें डिसाइड की गई थी। उसके बाद उसको एक बार अमेंड किया गया था सबसे पहले 1878 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए से 3 कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी फॉरेस्ट की। फर्स्ट वन इज द रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड वन इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, और जो लास्ट कैटेगरी इसमें रखी गई थी वो विलेज फॉरेस्ट। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, बस इस वीडियो को पहले वाली वीडियो से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। क्लियर हो? अब यहां से इन तीनों फॉरेस्ट में से जो फर्स्ट फॉरेस्ट है रिजर्व्ड, ये बेस्ट कैटेगरी का, बेस्ट क्वालिटी का फॉरेस्ट था, और ये फॉरेस्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो डिमांड जो किससे रिलेटेड थी, रिलेटेड विद ड्यूरेबल टिम्बर फॉर स्लीपर्स एंड अलोंग विद दैट फॉर कंस्ट्रक्शन शिप्स। ओके, यानी जहाज बनाने के लिए, रॉयल नेवी के लिए, और उसके अलावा जो रेलवे लाइन थी उसमें जो स्लीपर्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन में भी उसको यूज किया, मतलब स्लीपर के रूप में काम लेने के लिए भी उसको काम में लिया जाता था। फिर हमने पढ़ा था अफेक्ट, इट मींस हाउ द फॉरेस्ट लॉज affected the life of people. Okay, means what were the impact of these forest laws on the lives of the people? कैसे लोगों के जीवन को इन फॉरेस्ट लॉज ने अफेक्ट किया था, उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या हुआ था, दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो गाइस इनमें हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट लॉज को लेकर जो ऑफिशियल्स थे, यानी जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, या आप ये कह सकते हो कि आईएफएस या इंडियन फॉरेन सर्विस की जो शुरुआत हुई थी अंडर दीज फॉरेस्ट लॉज, ये इन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की जो थिंकिंग थी, जो आइडियाज थे अबाउट द फॉरेस्ट, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अबाउट द प्लांटेशन, अबाउट ग्रोइंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वो क्वाइट डिफरेंट थी इन कंपैरिजन ऑफ द विलेजेस का मानना था कि एक फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होने चाहिए, मतलब एक फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की स्पीसीज, प्रजातियां होनी चाहिए जिससे कि उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल फॉर न्यूट्रिशियस डाइट बिफोर द क्रॉप्स, यानी मानसून सीजन के आने से पहले जो न्यूट्रिशन है उनके रिक्वायरमेंट को इनसे मिलने वाले जो कंद मूल फल सब्जियां हैं उनसे वो पूरा कर सकें। इसके अलावा यहाँ से जो क्रीपर्स मिलते हैं उनसे वो रॉक्स बना सकें, रस्सियाँ बना सकें, तो ये उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। पास्चर लैंड्स को यूज़ कर सकें ग्रेजिंग लैंड के रूप में। लेकिन जो नए फॉरेस्ट लॉज है उनके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल्स थे उनका ये मानना था कि फॉरेस्ट को ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए, और जो एक्टिविटीज इन विलेजेस के द्वारा या फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा की जाती हैं, इनकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान होता है, क्योंकि इन ग्रेजिंग एक्टिविटीज की वजह से जो फॉरेस्ट है उनमें नए प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते। तो उनकी थिंकिंग उनसे काफी डिफरेंट, उनका मानना इनसे काफी डिफरेंट था। ठीक है, और उसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इन लोगों की एंट्री को बैन कर दिया। मतलब यहाँ पे जो विलेजर्स थे, इनके आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो इन
गांव के आसपास रहते थे उनके एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बैन कर दिया गया था, उनकी एंट्री को यहाँ पे बैन कर दिया गया था, उनको वहाँ फॉरेस्ट एरियाज में जाना अलाउ नहीं था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड विद द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और हमने डिस्कस किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी एग्रीकल्चर, एक ऐसा कल्टीवेशन जिसमें फॉरेस्ट लैंड की जो वेजिटेशन होती है, मतलब वहाँ पे जो भी वनस्पति होती है उसको कट किया जाता है, और उस वनस्पति को कट करने के बाद उस वनस्पति को जलाया जाता है, उसकी जो राख होती है, उसकी जो ऐश होती है, उस राख में बीज बोए जाते हैं, और वो राख जो होती है, वो ऐश होती है, उस लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करती है। काफ़ी मतलब कुछ कपल ऑफ ईयर्स तक उस लैंड को, उस जगह के ऊपर खेती की जाती है, और उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है 12 to 18 ईयर्स तक, सो दैट वो वहाँ पे उस लैंड के ऊपर फसल फिर से होगा, मतलब वहाँ पे फिर से वेजिटेशन हो सके, और उसके बाद 12 से 18 साल के बीच के अंदर वो लोग वहाँ पे वापस आते हैं, उस जमीन को, उसके ऊपर उगे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वापस कट करते हैं, उनको जलाते हैं, और ऐसे ही जैसे पहले उन्होंने किया था वैसे ही खेती को फिर से वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने खेती की, कुछ साल के बाद उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, मतलब वो उस जंगल में जगह जगह घूमते रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए जो फॉरेस्ट लैंड थी वो एक कल्टिवेटेबल लैंड थी, और वो जो एग्रीकल्चर है वो फॉरेस्ट में अलग अलग जगह शिफ्ट होती है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसका एक सिंपल सा नेम यहाँ पे इसको सिंपल सा नेम दे दिया गया, दैट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह अलग अलग नेम से रेफर करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इम्पैक्ट ऑन द हंट। ओके, यानी जो शिकार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इन न्यू फॉरेस्ट लॉज का क्या इम्पैक्ट आया था। ठीक है, शिकार करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया था, और उसमें हमें जो पॉइंट मेंशन करना है, दैट इज हु कुड हार्म। ओके, हु कुड हार्म यानी कौन शिकार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले की सिचुएशन की बात करते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनके इंप्लीमेंट होने से पहले की बात करते हैं। टॉपिक रहेगा हु कुड हार्म। टॉपिक है हु कुड हार्म यानी कौन शिकार कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मोस्टली the forest dwellers or the people who were residing near the forest areas, out of them some were depending on hunt। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जंगलों के आसपास या जंगलों के बीच में जो गांव बने हुए थे छोटे छोटे, उन गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जरिया था, उन ट्राइब से रिलेटेड लोगों के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जरिया था कि वो अपनी अर्निंग्स को, मतलब अपने लाइवलीहुड को वहां से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जरिए वहां पे खेती करके कमा सकते थे। लेकिन एक और पॉइंट जो उनके लिए था वो हंटिंग का था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड विद हंटिंग। ओके, एंड इन दीस हंटिंग एक्टिविटीज by hunting small animals like deer, okay, along with that partridges यानी जो बटेर, तीतर बटेर अपन बोलते हैं ना, उनको वो हंट करते थे। इसके अलावा भी जैसे वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, मतलब जैसे कि ऑक्स होता है, ठीक है, और जो बॉज होते हैं, जो अलग अलग मतलब एनिमल्स थे, स्मॉल टाइप ऑफ एनिमल्स थे, छोटे जो जानवर थे उनका वो शिकार करते थे, उनका मांस खाने के लिए काम में लेते थे, उनके मांस को बेचते भी थे टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो उन लोगों के लिए यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए हंटिंग एक सोर्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट लॉज hunting was banned,
Okay, according to the new forest laws, hunting was banned. यानी शिकार को ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब जो जंगल थे, जो एरिया थे जहां पे शिकार किया जाता था, नाउ दे वर दी रिजर्व एरियाज। ओके, नाउ दे वर रिजर्व एरियाज, यानी अब हर कोई शिकार नहीं कर सकता था। ओके, एंड नाउ हंटिंग बिकेम अ sport. The simple सी बात, according to the new forest laws, hunting was banned for the forest dwellers. मतलब जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, जो पहले छोटे-छोटे जानवर जैसे कि डियर है, मतलब जो हरिण होता है, जो तितर बटेर होते हैं, और छोटे जानवर थे, उनका शिकार करते थे और अपनी जिंदगी चलाते थे। लेकिन फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व कर दिया गया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट एरियाज को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। और इन एरियाज में हंटिंग कंप्लीटली बैन हो गया था। ओके, और अब हंटिंग वाज लाइक अ पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, कानून का विरोध करना होता है, मतलब कानून तोड़ना, अनलॉफुल एक्टिविटी जो होती है ना, वो पोचिंग है। एक प्रकार आप ये कह सकते हो कि शिकार करना गैर कानूनी हो गया। पोचिंग का सिंपल सा मतलब आप ले सकते हो कि शिकार करना गैर कानूनी हो गया था। और अब हंटिंग एक टाइप का स्पोर्ट हो गया था, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, उनके लिए एक खेल हो गया था। वैसे इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर, then in the Indian culture, hunt of tiger, always remain the part of the court culture. Like if you talk about the Mughal emperors, okay, if you talk about the Mughal emperors, Mughal princes, okay, Mughal prince. So in the paintings related with the Mughal period, we find the examples of hunting. Means in those paintings, the princes are depicted as doing hunt of tiger, hunt of lion. तो यहाँ पे टाइगर हंट इंडिया में पहले से प्रेजेंट था, मतलब एक टाइगर का शिकार करना पहले से था, ये गॉड कल्चर का ही एक पार्ट था, ठीक है। मतलब दरबार के लोग जो यहाँ पे दरबारी थे, राजा थे, राजकुमार थे, उन लोगों के द्वारा शिकार किया जाता था। और जो मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें भी जो राजकुमार है उनको शिकार करते हुए दिखाया गया। तो हंटिंग एक नई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स द हंट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनका मानना ये था कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, दे वर द सिंबल ऑफ वाइल्ड and primitive culture. Okay, they are the examples of wild and primitive culture. वो wild यानी backward और primitive culture का एक पार्ट था, ठीक है, यानी पिछड़े हुए थे, wild और primitive culture का एक पार्ट था, पिछड़े हुए कल्चर का एक पार्ट हम कह सकते हैं इसको। तो उनका ये मानना था कि हंटिंग यानी जो शिकार करना है बड़े जानवरों का, वो एक तरीके से उस वाइल्ड और प्रिमिटिव कल्चर को, उस बैकवर्ड और जंगली कल्चर को कल्चर्ड बनाना, उसको सभ्य बनाना है। तो उनके अकॉर्डिंग बड़े जानवरों का शिकार करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना वो प्रिमिटिव, वाइल्ड और सेवेज कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। उनका ये मानना था कि by killing these animals they would civilize India. Okay, so wild animals were the part of primitive, wild and savage culture, मतलब एक प्रकार से जंगली कल्चर था, बैकवर्ड था। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, पिछड़ा, है ना, आदिम जमाने का। तो उनके अकॉर्डिंग हंटिंग जो है उनके जरिए वो एक तरीके से इंडिया को सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स दे गेव रिवॉर्ड, ओके, they gave rewards for hunting of animals. जानवरों की शिकार के लिए इनाम दिए जाते थे। टाइगर और जो अदर वाइल्ड एनिमल्स थे, टाइगर्स, वॉक, मतलब जो बड़े जानवर थे, उनके शिकार के लिए यहाँ पे इनाम दिए जाते थे। And in this way, this
process or this activity started by the Britishers caused a new threat for these wild animals. इन जंगली जानवरों के लिए एक प्रकार से एक नया चैलेंज इस इन एक्टिविटीज की वजह से बन गया था, ठीक है। और इस रिवॉर्ड प्रोसेस की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लार्ज अमाउंट में जानवरों का शिकार किया गया था, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थिंग नियर बाय 80,000 टाइगर्स, यानी ये जो रिवॉर्ड प्रोसेस शुरू की थी ना उसके बाद में नियर बाय 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards, okay, and nearby 2 lakh wolves, 2 lakh wolves, okay, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were there, but hunted. तो हांटिंग की जो एक्टिविटी ब्रिटिशर्स ने शुरू की और उन्होंने कहा कि भाई हांटिंग के जरिए वो एक तरीके से इनको सिविलाइज यानी जो एक वाइल्ड और प्रिमिटिव कल्चर उसको सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस एक्टिविटी की जो शुरुआत हुई थी जिसमें उन्होंने बाद में रिवार्ड देना भी शुरू किया था, उस रिवॉर्ड की प्रोसेस की वजह से लगभग 80,000 टाइगर्स को मारा गया था, यानी शिकार हुए थे, और लगभग 1,50,000 leopards, 2 lakh wolves, यानी इतने सारे जानवरों का शिकार हो चुका था। कब? आफ्टर 1875 टिल 1925, मतलब लगभग 50 इयर्स का पीरियड था, और इस 50 इयर्स के पीरियड में इतने जानवरों का शिकार इसमें किया जा चुका था, ठीक है। और इसमें ये भी माना जाता है कि जो सरगुजा के राजा थे, कि द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट नियर बाय 1100 टाइगर्स, यानी उसने अकेले ने ही लगभग 1100 टाइगर्स को मार दिया था, या फिर एग्जैक्ट ये देख सकते हैं अपन एग्जैक्ट लगभग 1157, और लगभग 2000 leopards, ओके, नियर बाय 2000 leopards वर shot dead by the महाराजा, by the king of सरगुजा। और वैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने भी लगभग 400 टाइगर्स को हांट किया, ठीक है। इसके अलावा इन टाइगर को मारना, यहाँ पे इस शेर की हत्या करना, उसका शिकार करना, इसलिए भी वो प्रमोट कर रहे थे, सो दैट द फॉरेस्ट लैंड वुड बी कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेबल लैंड। मतलब उन बड़े जानवरों की वजह से जो खेती करने वाले लोग थे उनको जो खतरा था उस खतरे से भी वो छुटकारा दिला रहे हैं, ऐसा आइडिया उन्होंने प्रमोट किया था फॉर द हंटिंग ऑफ द टाइगर्स, ओके। एंड इन दिस वे ऑन अ लार्ज स्केल टाइगर्स वर हंटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। और इसमें ये भी है कि जो ऐसे एरिया जहाँ पे टाइगर्स प्रेजेंट थे उनको रिजर्व एरियाज डिक्लेयर कर दिया, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट थे ना वैसे रिजर्व एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया था, और यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो परमिटेड पर्सन्स थे वही शिकार कर सकते थे, क्लियर है। और आगे चलकर के ये एक्टिविटी बंद भी होती है जब एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव्स इस आइडिया को उठाते हैं, मतलब इस बात को उठाते हैं कि इस हंटिंग प्रोसेस की वजह से some of the animals were on the situation of extinct, मतलब वो इस वर्ष तक, इस लेवल तक पहुंच गए कि वो लगभग गायब हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, मतलब विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए थे। तो जब एनवायरमेंट ने इसको इसको अपोज किया, तो उसके बाद धीरे धीरे इस हंटिंग के प्रोसेस को कम किया गया, इसको बैन किया गया था, क्लियर है, ओके। चलिए अब उसके बाद में जो न्यू पॉइंट है दैट इज न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू ट्रेड एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट। देखो जो फॉरेस्ट लॉज थे दे वर derogatory for the different tribes, along with that for different tribes they became a reason for their suffering, यानी जो नए फॉरेस्ट लॉज बने थे वो कुछ
जो ट्राइब्स थी, कुछ जनजातियां थी, उनके लिए उनकी सफरिंग का कारण बनी थी। मतलब उनकी वजह से उनको बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, कुछ को अपने लाइवलीहुड, अपनी जीविका से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद दीज फॉरेस्ट लॉज वर बेनिफिशियरी फॉर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए वो बेनिफिशियरी भी थे, यानी उनका फायदा भी था, सिर्फ नुकसान नहीं था। देयर वर सम पॉइंट्स रिलेटेड विद दीज फॉरेस्ट लॉज वेयर दे वर बेनिफिशियरी, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स पर वो बेनिफिशियरी भी था। कैसे? क्योंकि इन फॉरेस्ट लॉज के जरिए जो पहले का जो सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, वो बंद हो गया, लेकिन इसके जरिए नई सर्विसेज की शुरुआत हुई। तो गाइस, एज वी नो दैट the Britishers declared the best quality forest as the reserve forest, protected forest and the village forest। तीन कैटेगरीज थी और उन्होंने इन सबको अपने कंट्रोल में दे लिया था। लेकिन इसकी वजह से कुछ ट्राइब्स जो थे ना, उनको बेनिफिट भी हुआ था। बहुत से तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, ओके, मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। बहुत सी फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को, परंपरागत जो ऑक्यूपेशन उसको छोड़ दिया, ठीक है, और उसकी जगह दे लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और उसकी जगह उन्होंने नया ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया, एक नया तरीका जो कल्टीवेशन से रिलेटेड था उसको अडॉप्ट किया, एंड उन्होंने नए तरीके से खेती की शुरुआत की, ठीक है, सॉरी, उन्होंने नए जॉब्स को अडॉप्ट करना शुरू कर, नई सर्विसेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बट दिस थिंग हैपेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था, कॉलोनीज थी, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई कि कम्युनिटीज, कुछ ऐसे कम्युनिटीज थी जिन्होंने पहले वाले सिस्टम को छोड़ दिया और इन नए फॉरेस्ट लॉज की वजह से जो नई सर्विसेज आई थी, उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर है? अब देखो आगे इनकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये जो नए फॉरेस्ट लॉज थे उनकी वजह से उनको क्या बेनिफिट हुआ। एक्चुअली उन्होंने जो रबर जिससे क्या निकला जाता है, लैटेक्स, ठीक है, तो इस लैटेक्स की रिक्वायरमेंट थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो नई फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी उन्होंने क्या किया कि अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ करके इस रबर से, जो नेचुरल रबर था फॉरेस्ट एरियाज में जो प्रेजेंट था, उनसे लैटेक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उस लैटेक्स को उन्होंने ब्रिटिश ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया। मतलब एक नए ऑक्यूपेशन की शुरुआत कैसे हुई उसको देखिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, और इन फॉरेस्ट एरियाज में से लकड़ी काटना, हंटिंग, सारी चीजें बैन हो गई। तो यहाँ से कुछ कम्युनिटीज जो थी वो तो चली गई क्योंकि उनको नुकसान हुआ, उनको अपनी लाइवलीहुड छोड़नी पड़ी। लेकिन इसमें कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी थी जिन्होंने जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसा काम करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स ने बाकी सारे एक्टिविटीज को बैन कर दिया, तो जो ब्रिटिशर्स ने उनको रिक्वायरमेंट जो थी उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिशर्स को जो रबर फॉरेस्ट के जो नेचुरल रबर था उसका लैटेक्स चाहिए था, मतलब उसका जो दूध निकलता वो चाहिए था रबर बनाने के लिए। तो इस रबर से इस लैटेक्स को कलेक्ट करके इन कम्युनिटीज ने ब्रिटिश ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया। ये इंडिया में भी हुआ था और बहुत सी अदर कंट्रीज में भी हुआ था कि जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रेड करना शुरू कर दिया। So in this way, this ban or these forest laws were beneficiary for these communities. In as example, इंडिया में, मतलब इंडिया में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो बंजारा ट्राइब, ठीक है। तो वैसे तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज इन लॉज की वजह से फॉरेस्ट एरियाज को छोड़ करके जंगलों में चले, सॉरी दूसरी जगह चले, ठीक है, और कल्टीवेशन और अदर ऑक्यूपेशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी उन्होंने इसको इस वे में मॉडिफाई किया और अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके उससे बेनिफिट कमाना शुरू कर दिया। वैसे ये कोई नया फॉर्म नहीं है, मतलब ऐसे जो नई सर्विस यहाँ पे हम बात करें वैसे ही नई इंडिया में पहले से प्रेजेंट थी, यानी इससे पहले भी इफ वी टॉक अबाउट द मिडाइवल पीरियड, यदि मिडाइवल पीरियड की बात करें, सो ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड different kind of tribes were there and these tribes used to collect different kind of forest products
products to sell them, to provide them to the traders, like horns, hubs. ओके, मतलब ये एक्टिविटी हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं मिडाइवल पीरियड में। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम लोगों के ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो जंगलों में रहती थी। वहाँ से मतलब जानवरों के, मरे हुए जानवरों के सींग हैं, जड़ी बूटियां हैं, इसके अलावा उनकी चर्बी मतलब उनकी खाल जो है, हाइड्स, वो कलेक्ट करते थे। इसके अलावा हनी, शहद, वो भी कलेक्ट करते थे, और उनको कलेक्ट करके और शहरों में जो बड़े बड़े टाउन्स थे, जो गांव थे, उनके अंदर जो ट्रेडर्स थे उनको ला करके वो बेचते थे। तो ये प्रोसेस पहले भी प्रेजेंट थे, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल बंजारा ट्राइब है। बंजारा ट्राइब जो आपको यही पॉइंट शो करती है कि वो पहले फॉरेस्ट एरिया से सामान कलेक्ट करते और उनको जो ट्रेडर्स थे उनको ला करके बेचते थे। तो ये प्रोसेस पहले से इंडिया में प्रेजेंट थी। दैट वाज नॉट अ न्यू प्रोसेस फॉर द कंट्री, हमारे लिए कोई नया नहीं था। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे इसकी वजह से बाकी बहुत सी कम्युनिटीज को नुकसान भी होने लगे। मतलब इन कम्युनिटीज को भी इससे नुकसान हुआ था। कैसे हुआ था? जस्ट बिकॉज द ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड द अथॉरिटी दिस राइट ऑफ कलेक्शन दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटिश कंपनीज, or we can say that British traders। यानी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके ये भी नुकसानदायक हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे उनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेडिंग राइट था, द सोल राइट ऑफ कलेक्टिंग दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइडेड टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स। सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर्स को दी, यानी इंडियन ट्रेडर्स की, इंडियन कम्युनिटीज की इन एरियाज में एंट्री बैन है। यानी अब वो इन एरियाज में एंटर ही नहीं हो सकते, उनके लिए तो यहाँ पे एंटर होना भी गलत था। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं स्पेशली इन एक्टिविटीज की वजह से इफेक्ट हुए थे। मतलब जो पहले इन्हीं एक्टिविटीज से बिलोंग करती थी, इन्हीं काम करते, लेकिन उसकी वजह से वो अब अफेक्ट हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन ट्राइब्स के ऊपर आया था जो ग्रेजिंग एनिमल से बिलोंग करते, मतलब जो पशुओं को चराते थे, और उनकी वजह से, इस नए लॉज की वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने भी न्यू सर्विसेज को अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में जब ये सोल राइट सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर को दे दिया गया, तो फिर इन ट्राइब्स को इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जहाँ से इन कम्युनिटीज ने सर्विसेज को अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में ये सर्विसेज उनके लिए फायदेमंद नहीं रही थी। ठीक है, और इसमें स्पेशली वो ट्राइब्स आती हैं जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज, मतलब पास्चर लैंड में ग्रेजिंग एनिमल्स, पशु चराने की एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने नए लॉज बना दिए तो ग्रेजिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया था, और इसकी वजह से जो मेजर ट्राइब्स अफेक्ट हुई थी, दे वर कोरवा, कोरचा एंड येराकुला। ऐसे कुछ ट्राइब्स थे, मतलब ये उन प्रजातियों के नाम हैं जो इन ग्रेजिंग एक्टिविटी से बिलोंग करती थी। और नॉमेडिक ट्राइब्स, मतलब घुमंतु प्रजातियां थी जो इन जानवरों को चराते रहते थे और जंगलों में घूमते घूमते फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते और ट्रेडर्स को लाकर बेचते थे। मतलब सिंपल सी बात है कि पहाड़ी एरिया में जंगलों में जाते, वहाँ पे अपने जानवरों को चराते, वहाँ से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनको कलेक्ट करते, शाम को आते समय उनको लाकर के ट्रेडर्स को बेच देते। तो इन नई सर्विसेज में इन्होंने एक ही बात की शुरुआत की थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने सोल राइट्स सिर्फ उनको दे दिया और पास्चरिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया, तो इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ था। इसमें एक नाम जो येराकुला ट्राइब है उसका भी है। इसके अलावा जैसे आपकी गोंड ट्राइब, ओके, संथाल ट्राइब, गोंड, संथाल, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्स वर अफेक्टेड। ओके, अब इसमें जो गोंड और संथाल, ये जो ट्राइब है, इनको फोर्स किया गया था टू वर्क इन दी प्लांटेशन।
ठीक है। तो नई सर्विसेज, नए एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू हुए? तो इनको मतलब जो ट्राइब्स थी उनको फैक्ट्री नॉमेडिक को बैन कर दिया गया, नॉमेडिक हर्डिंग बैन हो गई, ग्रेजिंग को बैन कर दिया गया और अब गोंड और संथाल जैसे जो ट्राइब्स थी असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एरिया से जो बिलोंग करती थी, इन ट्राइब्स को टी प्लांटेशन में लगाया गया, यानी वहां पे उनको जानबूझकर बाय फोर्स उनको वहां पे ले जाया गया, उनसे फोर्सफुली काम करवाया गया। और इन प्लांटेशन में जो मजदूर काम करते थे ना, उनको वो उन एरियाज में आने की परमिशन नहीं थी जहां पे उनके काम थे, मींस दे वर नॉट अलाउड टू कम बैक टू देयर विलेजेस। ओके, सो गोंड एंड संथाल वर फोर्सफुली रिक्रूटेड। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना। They were forcefully recruited to the new services like plantation, okay, and they were not allowed to come back to their homes. तो सिंपल सी बात है कि जो नई सर्विसेज या नया एम्प्लॉयमेंट दिया गया था वो काफी हद तक ब्रिटिशर्स के लिए ही फायदेमंद था, इंडियंस के लिए फायदेमंद नहीं था। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट एरियाज को कवर किया, उनको बैन किया, उनको रिजर्व किया, तो उसके बाद में नई सर्विसेज की शुरुआत हुई और जो लोकल कम्युनिटीज थी, ट्राइब्स थी, उन्होंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके ब्रिटिश ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया। उसका इम्पैक्ट अलग अलग कम्युनिटीज के ऊपर अलग अलग आया था। इसमें जो आपकी कोरवा यराकुला जैसी जो कम्युनिटीज हैं, इनकी नॉमेडिक हर्डिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया, उनको फोर्सफुली फैक्ट्रीज में रिक्रूट किया गया, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए फोर्स किया गया इनको। वैसे ही गोंड, संथाल जैसी जो ट्राइब्स थी, असम, उड़ीसा, झारखंड एरिया से जो बिलोंग करती थी, उनको फोर्स किया गया कि वो प्लांटेशन का काम करें, मतलब जो बड़े बड़े ट्री प्लांटेशंस बनाए गए थे उनमें उनको फोर्सफुली लगा दिया गया था। Is that clear? So guys, in this way, in this video we discuss about two major points. Okay, first one is related with the first one is related with the hunting, and second one is related with the new services and employment that started under the new forest laws, and what were the impact of these forest laws on the lives of the people, or especially the communities, the tribes. So guys, about the remaining things we'll discuss in the next video. Stay tuned for the next, stay at home, be safe, thank you very much, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.